Dear students and friends, welcome to my new video on electricity part 2। क्लास 10th की साइंस का ये पार्ट नंबर 2 है इलेक्ट्रिसिटी का। इससे पहले मैंने पार्ट 1 उसमें कुछ टॉपिक कवर किए थे, बाकी के जितने टॉपिक्स रह गए थे उन्हें मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। यहाँ पर जो टॉपिक्स में कवर करने वाला हूं उसमें रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स, यानी कि रेजिस्टेंस को रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, ये जो टॉपिक है इनको कवर करने वाला हूं। उसके अलावा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर, इन सभी पॉइंट्स को वन बाय वन इस वीडियो में कवर करूंगा। फ्रेंड्स यहां पर देखते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स। तो रेजिस्टेंस इन सीरीज, जब रेजिस्टर्स देखो यहां पर इस तरह की डायग्राम होंगे, एंड टू एंड रेजिस्टर्स वायर है, ये एक रेजिस्टेंस वायर, दूसरा रेजिस्टेंस वायर और तीसरा ये R1, ये R2 और ये R3। जब रेजिस्टेंस वायर को एंड टू एंड इन सर्किट में कवर किया जाता है तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है रेजिस्टर्स का इसे हम कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें कुछ कंडीशन आपको पता होनी चाहिए कि यहां पर करंट सेम होता है, यानी कि जो करंट आई फ्लो करेगा इस सर्किट के अंदर वो यहां पर भी आई होगा, यहां पर भी आई होगा, यहां पर भी आई होगा। बट वोल्टेज जो कि हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं यहां पर V1 होगा, इसमें यहां पर V2 होने वाला है, ऐसे ही यहां पर V3 होने वाला है। मतलब सीरीज में आपको ये याद रखना है कि यहां पर होगा V1 R1 के साथ, V2 R2 के साथ, V3 R3 के साथ। ओम्स लॉ में अभी हमने देखा था V इक्वल टू आई आर। अब यहां पर इस वाले में करंट तो सेम रहने वाला है I, तो V1 क्या होगा, V1 जो होगा टोटल जो V होगा वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। अब V इक्वल टू V1 की वैल्यू I R1 प्लस I R2 I R3। तो I R इक्वल टू I कॉमन हो जाएगा यहां पर R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल हो जाएगा तो यहां से R इक्वल टू आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। जब रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं सीरीज में तो उनका जो रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन होता है वो होता है सम, डायरेक्ट सम होता है तीनों वायर्स का, 3 हो 4 हो 5 हो, इनफाइनाइट वायर्स हो तो उनका सबका सम निकालते हैं। ये एक तरीका होता है इनका सम। इसके बाद रेजिस्टर्स इन पैरेलल, देखो इस तरह का जब कॉम्बिनेशन निकल के आता है, यहां पर R1 ये वाला R1 R2 और ये वाला R3, इस तरह का जो कॉम्बिनेशन निकल के आता है जब इस तरह से कनेक्ट किया जाता है ए और बी के बीच में तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस वायर को जब इस तरह से आप देख रहे हो R1 R2 R3 पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं तो ये कॉम्बिनेशन कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अब यहां पर क्या होगा, वोल्टेज तो हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं तो यहां पर वोल्ट तो सबके लिए सेम रहता है, लेकिन वायर्स में अलग अलग करंट जाएगा। इसमें I1 कहता हूं मैं, इसमें I2 कहता हूं, इसमें I3 कहता हूं। टोटल करंट जो वेंटी से निकल रहा है वो I है, तो I इक्वल टू V इक्वल टू होता है आई आर, इंप्लाइज दैट I इक्वल टू क्या आएगा V अपॉन R। अब टोटल I क्या होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। यहां से जो आउट होगा वो I होगा, फिगर में आप देख रहे हो I निकलेगा। इसमें भले ही I1 जाए, यहां पर I2 और यहां पर I3, ये बैटरी लगी हुई है फ्रेंड्स। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3।
यहां पर लिखोगे V अपॉन आर इक्वल टू V कॉमन 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल, 1/R इक्वल टू आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब रेजिस्टेंस वायर को हम पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उनका जो रिजल्ट निकल के आता है उसको हम इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड्स। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि 1/R जो रिजल्टेंट होगा उनका, इन तीनों का जो रिजल्ट निकल के आएगा रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के बाद, वो बनेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फ्रेंड्स यहां पर एक क्वेश्चन मैंने लिया है, यहां पर मेरे पास टोटल 5 रेजिस्टेंसेज हैं, R1, R2, R3, R4 एंड R5। तो R1 की वैल्यू दी हुई है 10 ओम, R2 की वैल्यू दी हुई है 40 ओम, R3 की वैल्यू दी हुई है 30 ओम, R4 की वैल्यू दी हुई है 20 ओम, R5 की दी हुई है 60 ओम। बैटरी जो है वो 12 वोल्ट बैटरी है, 12 वोल्ट बैटरी है, क्वेश्चन में गिवन है, इज कनेक्टेड इन द टू द अरेंजमेंट, कैलकुलेट ए द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट। टोटल रेजिस्टेंस में देखें तो फ्रेंड्स ऊपर वाले फिगर का रेजिस्टेंस देखें, जिसको मैं दोनों कैसे हैं पैरेलली कनेक्ट है, R1 एंड R2 आर पैरेलली कनेक्टेड। जब पैरेलली कनेक्टेड है तो ऊपर वाले फिगर का, इस फिगर को नाम देता हूं फर्स्ट वन, इस फिगर को नाम देता हूं ए, इस फिगर को नाम देता हूं बी। तो आर ए निकाल रहा हूं ए वाले फिगर का, यानी ए वाले फिगर का रेजिस्टेंस की बात करूं तो 1/R ए इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 इक्वल टू, भाई R1 की वैल्यू 1/10, R2 की वैल्यू 1/40। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये निकल के आएगा 140 एलसीएम हो जाएगा, तो 4 यहां पर प्लस 1, तो 5/40 आएगा। तो आर की वैल्यू, आर ए की वैल्यू कितनी आएगी 40/5, जो कितना आएगा 8 ओम। अब आर बी वाले की बात करूं, यदि मैं आर बी वाले की बात करूं तो बी में कितने हैं भाई, 3 रेजिस्टेंस है। तो यहां पर ये भी कैसे हैं, ये कॉम्बिनेशन कैसा है, बी वाला कॉम्बिनेशन पैरेलल में देख रहे हो आप, ये 2 3 तीनों पैरेलल में। तो यहां पर अभी मैंने बताया था 1/आर बी की बात करूं तो 1/, पहला वाला 10/30, दूसरा वाला 1/20, तीसरा वाला 1/60। इनका एलसीएम कितना आने वाला है 60, इससे डिवाइड करेंगे 2, इससे डिवाइड करेंगे 3, इससे डिवाइड करेंगे 1, तो 6/60 यानी कि 1/10। तो 1/RB इक्वल टू 1/10 इंप्लाइज दैट RB की वैल्यू निकल के आई 10 ओम। 10 ओम आ गई फ्रेंड्स। यहां पर जब 10 ओम आ गई, अब कहता है टोटल रेजिस्टेंस, भाई देखो ये वाला पूरा कॉम्बिनेशन बी वाला और ए वाला एक दूसरे के साथ में कैसे हैं, सीरीज में कनेक्ट है, एक दूसरे के साथ सीरीज में कनेक्ट है। तो जो आर टोटल रेजिस्टेंस होगा वायर का वो आर ए प्लस आर बी होगा। तो यहां पर 8 प्लस 10 ये वैल्यू निकल के आती है 18 ओम। टोटल रेजिस्टेंस आ गया 18 ओम आंसर। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, करंट आई इक्वल टू क्या होता है, वी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है, V इक्वल टू आई आर इंप्लाइज दैट I इक्वल टू V अपॉन आर। V की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, V की वैल्यू है फ्रेंड्स यहां पर 12 वोल्ट और R की वैल्यू 18, तो ये आएगा 2/3, 0.667 एम्पियर। करंट की वैल्यू आ गई दिस आंसर। क्लियर है फ्रेंड्स। बाद हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पर कुछ एक डायग्राम बनाया हुआ है जिसमें एक सेल लिया हुआ है हमने, सेल, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, यहां पर एक प्लग की है, प्लग की करंट आई फ्लो कर रहा है इसके अंदर, ये एक रेजिस्टेंस है आर, यहां वोल्टेज है वी, वोल्ट मीटर लगा हुआ है, यहां अमीटर लगा हुआ है। करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो करेगा, स्टार्टिंग मैंने बताया था, तो ये करंट यहां से फ्लो करेगा। अब कहता है कंसीडर करंट आई
यस कंसीडर कर रहे हैं, फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, ओके, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस है, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच अ चार्ज क्यू, क्यू चार्ज फ्लो कर रहा है इसके अंदर, टाइम कितना लग रहा है टी, द पोटेंशियल डिफरेंस वी इज मूविंग अ चार्ज क्यू फ्रॉम पोटेंशियल डिफरेंस वी इज, तो वर्क डन कितना निकल के आया भाई, तो v इक्वल टू क्या था, v इक्वल था w अपॉन टी, तो w की वैल्यू कितनी आ गई, v इंटू टी, सॉरी v अपॉन क्यू होता है ये, तो यहां से w की वैल्यू आ गई v इंटू क्यू, ये दे रखा है, ओके, therefore the source must supply some energy equal to vq in time t, अब टाइम t लग रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पावर होती है, पावर क्या होती है, पावर आपने पढ़ी हुई है, पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क W हो गया, रेट, रेट की बात करेंगे तो W अपॉन टी होता है जिसे हम पावर कहते हैं, तो P इक्वल टू क्या निकल के आने वाला है, W अपॉन टी, जिसको हम बोलेंगे VQ अपॉन टी, और वी क्यू अपॉन टी क्या होता है, आई होता है, तो VI आ गया, तो यहां से पावर इक्वल टू आ गया VI, ये आपको याद रखना है, पावर इक्वल टू VI, ये आपको याद रखना है, पावर जो होती है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का प्रोडक्ट होती है सर्किट के अंदर, ये आपको याद रखना है। दूसरा, द एनर्जी सप्लाइड टू अ सर्किट बाय द सोर्स इन टाइम t इज p इंटू टी, अब एनर्जी की बात करूं भाई, एनर्जी का मतलब क्या है, वर्क, तो वर्क क्या होगा, t से मल्टीप्लाई, एनर्जी का मतलब क्या होगा, p इंटू टी, पावर इंटू टाइम, तो तो एनर्जी हो गई, एनर्जी की वैल्यू निकल के आई यहां पर P इंटू टी, जो होता है VIT, VIT आ गई, एनर्जी इक्वल टू VIT आ गया, फ्रेंड्स जब VIT आ चुका है तो ये यहाँ पर ये आ गया P इंटू टी, दैट इज VIT, दिस एनर्जी गेट्स डेसिपेटेड इन द रेजिस्टर एट एज हीट, thus for a steady current I the amount of heat H produced in time t is एच, जो हीट जिसको हम एनर्जी कह रहे हैं वो हीट की फॉर्म में जनरेट होगी सिस्टर रेजिस्टेंस वायर के अंदर, तो इसका मतलब ये हुआ एच इक्वल टू वी आई टी हो गया। अब यदि मैं ओम्स लॉ लगाता हूं तो ओम्स लॉ कहता है कि V इक्वल टू आई आर होता है, तो V को यहां से रिप्लेस कर दूंगा, H इक्वल टू आई आर इंटू आई इंटू टी, ये निकल के आएगा आई स्क्वायर आर टी। तब फ्रेंड्स यहां पर H जो आ गया, H की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर आर टी, इसको H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी यहां पे लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये कहलाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी आप यहां पर देख रहे हो कि हीट जो है, हीट डेसिपेट हो रही है, जो हीट निकल रही है डिसिपेट हो रही है, वो तीन चीजों पर डिपेंड कर रही है, करंट पर, रेजिस्टेंस पर और टाइम पर। तो करंट जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द करंट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड टाइम टी, इन तीन चीजों पर डिपेंड करती है। तो ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग जब भी आएगा, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एंड ये किस पर डिपेंड करता है, द लॉ इंप्लाइज दैट द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई का स्क्वायर, करंट का स्क्वायर, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर का, और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, प्रोपोर्शनल टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रजिस्टर, रजिस्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, पावर का ये फॉर्मूला याद रखना है V इंटू आई, हीट का फॉर्मूला रखना है H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसके बाद हम फ्रेंड्स बात करते हैं एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट, तो एनर्जी P कितना है फ्रेंड्स, यहां पर P है 840 वॉट मैक्सिमम रेट, P इक्वल टू मिनिमम 360 वॉट मिनिमम रेट, द वोल्टेज इज V की वैल्यू गिवन है
220 वोल्ट। कहता है व्हाट इज द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन द ईच केस। तो पहला केस हम बात करते हैं मैक्सिमम वाला। तो यहां पर P इक्वल टू वी आई होता है, तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी, I की वैल्यू आएगी P अपॉन V। तो मैक्सिमम वाले में P की वैल्यू है 840 और V की वैल्यू है 220। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू आएगी 3 पॉइंट। इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो ये से कट जाएगा, ये आएगा ये 11 और ये 42, ये 42, तो यहां से आएगा 3.82 ये आएगा। सिमिलरली दूसरा केस मिनिमम वाला, मिनिमम P इक्वल टू वी आई, P की वैल्यू 360, V इधर आ जाएगा, I निकल के आएगा, तो V की वैल्यू यूज कर लेंगे, I इक्वल टू 360 अपॉन 220। इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से वैल्यू निकल के आएगी 1.64 एम्पियर। यहां पर इतना एम्पियर आ गया, यहां पर इतना एम्पियर आ गया, दोनों केस में आ गया। द वोल्टेज व्हाट इज द करंट इन ईच केस और रेजिस्टेंस इन ईच केस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है, तो R इक्वल टू कितना आएगा, V अपॉन आई। R इक्वल टू V, V की वैल्यू कितनी है भाई 220, I की वैल्यू 3.82। सिमिलरली यहां पर R इक्वल टू V की वैल्यू 220, I की वैल्यू 1.64। फ्रेंड्स इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ वैल्यू निकल के आने वाली है, ये आएगा अराउंड 57.19 रेजिस्टेंस ओम। यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल के आएगी 134.15 ओम। ये वैल्यूज आ गई रेजिस्टेंस की दोनों केस में। अब बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। अ स्ट्रॉन्ग मेटल बाय विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन। देखो टंगस्टन जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जिसमें टंगस्टन को यूज करते हैं, यूज टू मेकिंग बल्ब फिलामेंट। बल्ब फिलामेंट के लिए ये यूज किया जाता है। देखो ये जो फिलामेंट होता है ना बल्ब के अंदर, ये बल्ब है, इसके अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। और ये क्या होता है, जब करंट फ्लो करता है इसके अंदर तो हीटिंग होती है इसके अंदर, तो उसके अंदर लाइट डिसिपेट होती है इसमें से। बल्ब्स आर यूजुअली फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन और आर्गन गैसेस टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ फिलामेंट। इसके अंदर आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती हैं जिससे कि उसकी लाइफ बनी रहे, इस तरह से होता है फ्रेंड्स। दूसरा क्या यूज होता है, फ्यूज वायर में भी हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं। मतलब कहने का ये है, इलेक्ट्रिक सर्किट इट प्रोटेक्ट सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यूली हाई इलेक्ट्रिक करंट। मतलब हमारे पास एक कोई अप्लायंस है मेरे पास एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे हमारे घर में टीवी फ्रीज हो गए, उनमें हम फ्यूज वायर यूज करते हैं, जो कि ये देखता है कि उसको हम एक ऐसा वायर यूज करते हैं कि उसमें एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा करंट जाएगा तो वायर हीट होने के साथ ही ब्रेक कर जाएगा, जिससे कि हमारी अप्लायंस बची रहती है। तो हम हीटिंग इफेक्ट का यूज करते हैं फ्यूज वायर बनाने में। इट कंसिस्ट ऑफ अ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एटसेट्रा। एन इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम्स 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर। एक इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1 किलोवाट पावर यूज कर रही है व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट। तो भाई एक इलेक्ट्रिक आयरन है तो P इक्वल टू वी आई होता है, पावर कितनी है 1 किलोवाट है, तो यानी कि 1000 वाट होगी। कितने वोल्टेज पे चल रही है 220 वोल्ट पर। अब यहां पर I निकालेंगे तो P अपॉन V करेंगे, तो P कितना 1000 और V की वैल्यू कितनी 220। इसको कैलकुलेट करते हो यहां पर 4.54 एम्पियर आता है। ये देखो, ये हमारे पास क्या थी, एक
इलेक्ट्रिक आयरन थी, इतना उसमें करंट फ्लो हो सकता है 1000 वाट के लिए। सपोज करो, तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में, एक फ्यूज वायर यूज करेंगे जो 5 एम्पियर का होगा, मतलब 5 एम्पियर से ऊपर इसके इसमें यूज किया इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर 5 एम्पियर का फ्यूज वायर। इससे बड़ा हमने फ्यूज वायर यूज, जैसे ही इससे ज्यादा कर, इस तरह का होता है, ये ग्लास का होता है, यहां पर मेटल लगी होती है ऐसे, और यहां पर मेटल लगी होती है ऐसे, इसके अंदर एक वायर होता है ऐसे, फ्यूज वायर कहते हैं। 5 एम्पियर 10 एम्पियर इस तरह के आते हैं। अब यहां पर जैसे ही 5 एम्पियर से ऊपर करंट फ्लो होगा तो ये वायर ब्रेक कर जाएगा, और जैसे ही वायर ब्रेक करेगा तो सर्किट ब्रेक हो जाएगा और करंट फ्लो जीरो हो जाएगा, और वो सर्किट ब्रेक करने से क्या होगा कि हमारी अप्लायंस खराब होने से बच जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड, इलेक्ट्रिक पावर, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर। क्या होती है? रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। देखो, कंजप्शन ऑफ एनर्जी को हम इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। तो हमने पावर के बारे में पढ़ा, द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक एनर्जी डिसिपेटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो P इक्वल टू VI निकाला था, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर होगा, V को हटाएंगे, V इक्वल टू क्या होता है? आई आर होता है, तो यहां पर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर आ जाएगा, और V इक्वल P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर, ये फॉर्मूले होते हैं। और ऐसा यूनिट क्या होती है पावर, इलेक्ट्रिक पावर की? वॉट होती है। हमारे यहाँ अप्लायंस होती है कि 10 वाट की है, 5 वॉट की है ये, तो ये क्या है हमारी, ये बताता है इलेक्ट्रिक पावर को, कितनी पावर वो कंज्यूम करेगी, यानी कि एनर्जी कितनी कंज्यूम होने वाली है। इलेक्ट्रिकल यूनिट ऑफ द कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर। क्या होती है? किलो वॉट आवर। किलो वॉट का मतलब हुआ भाई 1000 वॉट, आवर का मतलब 1 आवर, तो भाई 1000 जूल पर सेकंड एनर्जी हो गई, और इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3600 सेकंड 1 घंटे में होते हैं, ये से कट जाएगा, तो यहां पर आएगा 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। 1 किलो वॉट आवर की जो वैल्यू, जो 1 यूनिट कहते हैं, जिसे हम कॉमनली नोन एज यूनिट, घरों में जो बिजली का बिल आता है कि 4 यूनिट 5 यूनिट, 1 किलो वाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं। तो 1 यूनिट कॉमनली नोन एज यूनिट, 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कहते हैं, और जिसमें कि एनर्जी कंजप्शन कितना होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल एनर्जी कंजप्शन होता है हमारा, तब 1 वाट आवर के 1 यूनिट के बराबर होता है। इस पर एक बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेट्स 400 वोट। एक रेफ्रिजरेटर है हमारे घर पे, जिसमें क्या है 400 वाट, ऑपरेट्स 8 आवर्स पर डे। भाई पावर कितनी है? 400 वॉट, 8 आवर्स ऑपरेट होता है, टाइम कितना है? 8 आवर्स। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट एट 30 डेज फॉर 3 रुपीज 3 पर किलोवाट आवर, यानी कि एक यूनिट का कॉस्ट है 3 रुपीज 3। अब भाई 30 दिन तक उसको ऑपरेट किया जा रहा है, 30 डेज। इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो मैं निकालूंगा 1 यूनिट। 1 यूनिट कितना होता है भाई? 1 किलोवाट आवर। ये कितना है? 400। तो 400 वॉट, इसको आवर करने के लिए, पहले किलोवाट करने के लिए हम कर देंगे, किलोवाट कितना होगा? 0.4 किलोवाट। फिर 8 आवर्स इंटू 8, तो 0.4 इंटू 8 किलोवाट आवर, 3.2 किलोवाट आवर पर डे यूनिट हो गई। अब 30 डेज में कितना यूनिट आएगा भाई? फॉर 30 डेज, अब क्या करोगे? 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे। यहां से वैल्यू निकल के आएगी 96 किलोवाट आवर, जिसको हम बोलेंगे 96 यूनिट। 30 दिन में जो यूनिट बनेंगी वो 96 यूनिट बनेंगी। तो कॉस्ट ऑफ 96 यूनिट्स कितना होगा भाई? 96 इंटू 3, तो ये कितने रुपीज आ गए? 288 रुपए बिजली का बिल आएगा आपका। तो 288 रुपए बिजली का बिल आएगा। ये बात आपको समझ में आ गई?
ऐसे ही आप किसी भी अप्लायंस का, आपके घर में 10 वाट की जो ट्यूबलाइट्स आती हैं, उसके अलावा बल्ब होते हैं, और भी उसके अलावा आपकी प्रेस होती है, उनमें वॉट में लिखा होता है आप कितनी देर यूज कर रहे हो, और पर डे कितना, और यूनिट कितनी है बिजली का बिल जो गवर्नमेंट आपसे लेती है, उनके बेसिस पर आप कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके 60 वाट का आपका फैन होता है, इलेक्ट्रिक फैन, तो वही आपने चलाया 10 घंटे, पर डे इतना चल रहा है, तो महीने में कितना बिल आना चाहिए, ये भी आप उससे कैलकुलेट कर सकते हो। आई होप कि फ्रेंड ये चैप्टर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर खत्म हो चुका है, इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आप सॉल्व करिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उन सभी पर मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा डेफिनेटली। फ्रेंड्स, मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।